सो हेलो माय डियर फ्रेंड, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एमसीक्यू सीरीज। वो स्टूडेंट जिन्होंने टेलीकम्युनिकेशन में एग्ज़ाम फिल किया था, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान हो रहे थे कि सर हम टेलीकम्युनिकेशन का जो पोर्शन है 40 मार्क्स का जो ये पोर्शन है इसको कैसे कंप्लीट किया जाए। तो उनके लिए मैं एक नई स्ट्रेटजी लाया हूँ ताकि आप एग्ज़ाम को ईजिली जो है वो क्रैक कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं इस सेशन के अंदर क्या रहने वाला है। मैंने आपके लिए एमसीक्यू सीरीज लाई है और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर यही आप एमसीक्यू सीरीज पढ़ के जाएं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को टाइम जो है वो बहुत कम बचा हुआ है, 1 मंथ के आसपास जो है आपका टाइम बचा है, इसलिए आपको एमसीक्यू सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर यही एमसीक्यू आप पढ़ के चले जाएं और साथ में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ और इसी के रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, बस यही अगर आप पढ़ के चले जाएं और यही जो टर्म मैं आपको बताऊंगा, अगर यही आप पढ़ के चले जाएं तो 100% मैं ये कह सकता हूँ इसी के रिलेटेड आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलते हैं, अपना करते हैं लेक्चर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग इंफॉर्मेशन सिग्नल फ्रॉम रिसीव्ड कैरियर इज नॉन एज। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं जो इंफॉर्मेशन को रिकवर करता है रिसीव्ड कैरियर से, उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास मॉड्यूलेशन, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास इनकोडिंग, डीमॉड्यूलेटर या सैम्पलिंग। तो इनमें से क्या रहने वाला है। तो अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियो को देखा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से देख सकते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है डीमॉड्यूलेटर। इसका आंसर क्या रहने वाला है, डीमॉड्यूलेटर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डीमॉड्यूलेटर क्या होता है। वो प्रोसेस होता है जो इंफॉर्मेशन को रिकवर करता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल को रिकवर करता है किससे, रिसीव्ड कैरियर से। जहां भी रिकवरिंग का अगर वर्ड यूज आ जाए और किससे कर रहा है रिकवर, रिसीव्ड कैरियर से, तो आप याद रख लेना उसको हम क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर। अब हम वन बाय वन इस ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। मॉड्यूलेशन क्या होता है, इनकोडिंग क्या होता है और सैम्पलिंग क्या होता है। जिस तरह से मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके ऑप्शन को भी, टर्म जो इंपॉर्टेंट होगी उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन टर्म को। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन वो प्रोसेस होता है जो कैरियर सिग्नल जो होती है वो क्या करती है, वेरी करती रहती है विद रिस्पेक्ट टू बेस बैंड सिग्नल। बेस बैंड सिग्नल को बोलते हैं मैसेज सिग्नल को। मैंने आपको बोला था कि मॉड्यूलेशन प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो लो सिग्नल होती है, लो फ्रिक्वेंसी जो होती है उसको कन्वर्ट करता है हाई फ्रिक्वेंसी में, कौन, मॉड्यूलेशन। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन। फॉर एग्जांपल ये आदमी बात कर रहा है किसी से, दूसरे आदमी से, तो इसके बीच में क्या होगा, इसके पास फ़ोन होगा, मोबाइल फ़ोन होगा, तो उससे बात करेगा तो उसमें क्या लगेगा, ट्रांसमीटर लगा होगा जिसके लिए वो बात कर रहा होगा। अब वो जो जिससे वो बात कर रहा है, तो उसके लिए जो बात जो ट्रांसमीटर के अंदर जाएगी, तो वो जो फ्रिक्वेंसी जो बनेगी लो फ्रिक्वेंसी होगी। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, हाई फ्रिक्वेंसी, क्योंकि आवाज़ जो भी इसने हेलो हाई कहा है तो उस तक पहुंचनी चाहिए। तो वो लो फ्रिक्वेंसी को हाई फ्रिक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। एक पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सैम्पलिंग। अब सैम्पलिंग क्या होता है, ये स्टूडेंट की इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सैम्पलिंग वो प्रोसेस होता है जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर। याद रख लेना, वो प्रोसेस जो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल को कन्वर्ट करता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सैम्पलिंग। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है, आपने पढ़ा भी होगा कंप्यूटर के। तो इनकोडिंग क्या होता है कि वो प्रोसेस जो क्या करता है, पुटिंग द मैसेज इन द फॉर्म इन विच टू बी टू कम्युनिकेट, कि किस फॉर्म में हमें कम्युनिकेट करना है, जिस मैसेज में, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। फॉर एग्जांपल एनालॉग सिग्नल जो होता है वो कन्वर्ट कर हो जाता है किस में, डिजिटल फॉर्म में, तो उसको बोलते हैं इनकोडिंग। तो नेक्स्ट है हमारे पास डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन जो मैंने अभी आपको बताया वो प्रोसेस जो क्या करता है, रिकवर करता है इन्फॉर्मेशन को, यानी मैसेज सिग्नल को, किससे करता है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल को। इसलिए ऑप्शन हमारे पास 3 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फंक्शन ऑफ एजीसी इन रेडियो रिसीवर। याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आया हूं, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म भी हैं उसको भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर यही आप याद करके चलें, 100% आप एग्जाम को इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो एजीसी का क्या फंक्शन है रेडियो रिसीवर में, क्या वो टू एटेनुएट द इनपुट सिग्नल, क्या वो इनपुट सिग्नल एटेनुएट करता है। एटेनुएशन का मतलब क्या होता है कि सिग्नल जो लॉस हो जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एटेनुएट। या इनपुट सिग्नल को लॉस मतलब कमजोर करता है, वीक करता है। दूसरा है
टू एम्पलीफाई द इनपुट सिग्नल, क्या इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तीसरा है टू कंपनसेट फॉर द फ्लक्चुएशन द रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ, जो सिग्नल स्ट्रेंथ जो रिसीव हुई है उसको फ्लक्चुएट करता है, उसके लिए ये होता है। वो चौथा है हमारे पास, क्या ये नॉइज जो होता है जो सिग्नल रिसीव किया है उसको ये कम करता है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला है, मैं आपको बताता चलूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्या करता है, जो भी रिसीव्ड सिग्नल जो स्ट्रेंथ है उसको क्या करता है, कंपनसेट करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एजीसी क्या होता है। तो माय डियर फ्रेंड, एजीसी की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। अब ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है, मैं आपको बताऊं। जो ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल होता है ये वर्क किस में करता है, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछ सकते हैं एफएम रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर। अगर आपको पूछे कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल वर्क किस में करता है तो आपको बोलना है सर एफएम रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर वर्क करता है। जो किसको मेंटेन करता है, ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग सिग्नल विच रिसीव द रेडियो रिसीवर। जो भी रेडियो रिसीवर ने सिग्नल रिसीव किया है, याद रख लेना, जो वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसको ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। याद रखना, इतना सा पॉइंट याद रखना है। वर्क करता है ये एफएम रेडियो ट्रांसमीटर रिसीवर में, और जो भी मेंटेन करता है किसको, जो भी सिग्नल वीक है या स्ट्रॉन्ग है उसको मेंटेन करता है कौन, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक जो फ्रिक्वेंसी कंट्रोल है वोल्टेज एफएम ट्रांसमीटर वीसीओ का, वो क्या है हमारे पास, डीसी वोल्टेज। ये लाइन आपको पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर डायरेक्टली कि ऑटोमेटिक फ्रिक्वेंसी कंट्रोल वोल्टेज एफएम ट्रांसमीटर वीसीओ का वो क्या होता है, डीसी वोल्टेज। नेक्स्ट पॉइंट, एजीसी मेंटेन करता है एक कंस्टेंट लेवल ऑफ द आउटपुट सिग्नल जो रिसीव, जो याद रख लेना, मतलब ये क्या होता है, जितनी भी वॉल्यूम जो होती है आउटपुट की उसको क्या करता है, ये मेंटेन करता है अलग अलग स्टेशंस के ऊपर। कौन, एजीसी। मतलब यही होता है कि ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल जो कंट्रोल करता है, चाहे स्टेशन पे हो, अलग अलग स्टेशन के ऊपर जो भी सिग्नल रिसीव होते हैं आउटपुट, उसको क्या करता है, मेंटेन करता है। तो कंट्रोल का मतलब भी क्या होता है, मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, AGC adjust the gain of RF and IF amplifier according to need। ये वाला पॉइंट याद रख लेना कि किस किस प्रॉब्लम को ये हैंडल करता है, सॉल्व करता है। ओवरलोडिंग एंड फीडिंग द रिसीवर, याद रख लेना, पूछ सकते हैं ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ओवरलोडिंग और फीडिंग, जो रिसीवर जब होता है सिग्नल तो उसके अंदर उस प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोसेस है हमारे पास AGC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल भी लाया हूँ, हो सकता है आपको चांसेस तो कम हैं, तो 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स, इट मीन्स दैट 1 या 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिल सकते हैं। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है, याद रखना AM की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में जो मॉड्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी दी हुई है वो क्या है, 10 किलोहर्ट्ज। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, 0.6। तो इसमें बताना है क्या बेस्ट सूट रहेगा RC टाइम कांस्टेंट के लिए जो इन्वॉल्व डिटेक्टर होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर को हम डिनोट करते हैं FW से। तो ये कितना दिया हुआ है हमारे पास, वो हमारे पास दिया हुआ है 10 किलोहर्ट्ज, और मॉड्यूलेशन इंडेक्स को डिनोट किया जाता है, याद रख लेना, म्यू के साथ। तो म्यू कितना दिया हुआ है, 0.6 जो भी दिया हुआ है हमारे पास। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको वो से सुनो। हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटेड है वो कितनी दी हुई है सर, 10 की एज दी हुई है। मैंने बोला है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से। तो म्यू कितना दिया हुआ मेरे पास, 0.6। अब इसका एक फार्मूला याद रख लेना, अगर जिसमें पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी जो मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी दी गई हो और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दिया हो, तो उस वक्त इसका फार्मूला क्या रहने वाला है, ये फार्मूला आप याद रख लेना आरसी का। ये लेस देन इक्वल टू होता है 1/2 पाई, इसका क्या फार्मूला आता है, 1/2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड म्यू। ये फार्मूला जो है उसका रहने वाला है क्या, 1/2 पाई इंटू ये 10 है, इट मीन्स दैट क्या है हमारे पास, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी अंडर रूट 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन म्यू। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.0। याद रखना 0.02 इसका आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
कि जो डायगोनल क्लिपिंग इन एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन, आप बात करते हैं एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन। ऊपर वाले क्वेश्चन के बारे में हमने क्या बात किया, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में। अब बात करते हैं एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन। इसमें जो डायगोनल क्लिपिंग होती है किसमें, एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन में, जिसमें हम इन्वॉल्व डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है इन्वॉल्व, याद रख लेना, डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब कैन बी अवॉइडेड इफ द आरसी टाइम कांस्टेंट ऑफ द इन्वॉल्व डिटेक्टर सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। यानी इसको बोलते हैं WM इज द मैसेज बैंडविड्थ एंड WC को बोलते हैं कैरियर फ्रीक्वेंसी बोथ इन रेडियो पर सेकेंड। क्या रहने वाला है हमारे पास, क्या RC लेस देन होगा, क्या ग्रेटर देन होगा, या फिर RC जो होगा हमारे पास इससे कम होने वाला है। तो इसका आंसर आने वाला है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, यानी RC जो होगा वो किससे कम होने वाला है, 1/, मतलब WC का मतलब समझ रहे हैं, यानी इसका मतलब है जो कैरियर जो फ्रीक्वेंसी होती है ना उसके बारे में डिस्कस कर रहा है। ओके, यहाँ से क्वेश्चन में से ही एक आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एम्पलीट्यूड डीमॉड्यूलेशन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है इन्वॉल्व डिटेक्टर का। अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कह रहा है, अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप यही MCQ पढ़ के जाएं, और जो मैं इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ा रहा हूँ तो यही अगर आप पढ़ के जाएंगे तो 100% मैं श्योर के साथ कह सकता हूँ आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है। और पिछली जो 3-4 वीडियो मैंने अपलोड की हैं वो जरूर पढ़ के चले जाना। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन डिटेक्टर यूज इन एम्पलीट्यूड रेडियो ब्रॉडकास्टर रिसीवर। याद रखना, अभी मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया था। अब सबसे आम जो है कॉमन डिटेक्टर जो यूज होने वाला है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो ब्रॉडकास्ट के अंदर, वो किसका इस्तेमाल करेंगे, क्या कोहेरेंट डिटेक्टर है, इन्वॉल्व डिटेक्टर है, रेशियो डिटेक्टर है या डिस्क्रिमिनेटर। ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर खुद कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, which one of the following block is not common in both amplitude modulation and frequency modulation receiver। इनमें से कौन सा ऐसा ब्लॉक है जो AM और FM रिसीवर के अंदर नहीं आने वाला। आपने अगर पढ़ा होगा या आपने पढ़ा नहीं भी होगा, आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि FM रेडियो तो आप सुनते हैं, वहाँ पे AM भी लिखा होता है। क्या उसमें एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सर एम्पलीफायर का इस्तेमाल होता ही होता है। मिक्सर आप देखते हो ना, जब आप सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो वहाँ पे मिक्स सॉन्ग वगैरह चलते हैं, वेव्स ऐसे बनती रहती हैं, ऐसी वेव्स बनती रहती हैं, फिर छोटी छोटी फिर बड़ी, आपने ये सुनी होंगी। क्या एम्पलीफायर का इस्तेमाल ये एम्पलीफायर का है, क्या स्लोप डिटेक्टर का भी आपने ये वर्ड देखा है, तो इसका मतलब नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या होने वाला है, स्लोप डिटेक्टर जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। अब नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट मैं आपके लिए लाया हूँ इसका न्यूमेरिकल। 400 वाट कैरियर जो है हमारे पास इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 75%। कैलकुलेट द टोटल पावर इन द मॉड्यूलेटेड वेव। याद रख लेना, इसमें अगर आपको पूछा गया है कि टोटल पावर क्या रहने वाली है मॉड्यूलेटेड वेव की, तो इसका आंसर क्या रहने वाला है। एक फार्मूला आपको बता रहा हूँ, ये 2 फार्मूले आप याद करके चले जाना एग्जाम के अंदर। हो सकता है इसी जो फार्मूला बेस्ड के ऊपर आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लें। तो इसका फार्मूला रहने वाला है, याद रख लेना, क्या होता है, PT ट्रांसमीटर, पावर ट्रांसमीटर की बात कर रहा है, इक्वल टू PC का मतलब होता है कि पावर कैरियर 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपन 2। तो म्यू यहाँ पे नोट करता है मॉड्यूलेशन इंडेक्स को। ये अगर आप याद करके चले जाएं तो आपका आंसर आसान होने वाला है। अब PC हमारे पास क्या दिया हुआ है आपको पता होना चाहिए, कैरियर वेव क्या दिया हुआ है यहाँ पे। सर कैरियर की बात की गई है तो हमारे पास 400 वाट दिया हुआ है। तो यहाँ पे डेप्थ मॉड्यूलेटेड की बात की गई है, यानी मॉड्यूलेशन, तो क्या रहने वाला है 75। तो आप यही इसकी जगह आप पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 400, 1 प्लस 0.75 का स्केयर आएगा, तो इसका आंसर आने वाला है 512 वाट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है टीवी ट्रांसमिशन को लेके। इन टीवी ट्रांसमिशन में क्या होता है, आप मुझे बताएं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो होता है फॉर द पिक्चर एंड FM फॉर साउंड आर इम्प्लाइड। क्या AM पिक्चर के लिए होता है और FM साउंड के लिए होता है टीवी में। FM फॉर पिक्चर हो, क्या FM पिक्चर के लिए होता है या AM फॉर साउंड। आपको पता होना चाहिए, FM रेडियो आपने सुना होगा, क्या वो पिक्चर के लिए होता है या AM साउंड के लिए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। टीवी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या FM इज इम्प्लाइड फॉर बोथ पिक्चर एंड साउंड या M इज इम्प्लाइड फॉर बोथ पिक्चर एंड साउंड। इन दोनों का क्या यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये पता होना बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको बताता चलूँ इसका क्या आंसर होने वाला है। इसका आएगा कि एम्पलीट्यूड होगा वो पिक्चर के लिए होगा और FM साउंड के लिए रहने वाला है। किसके लिए, साउंड के लिए।
तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके क्या रीजंस हैं। ये चीज़ याद रख लेना, इसमें से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के बारे में बात करता है, तो इसका पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी टीवी के अंदर जो भी पिक्चर हमें दिखाई जाती है तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्यों? अब गौर से सुनना। द डिस्टॉर्शन विच राइजेज ड्यू टू इंटरफेरेंस बिटवीन मल्टीपल सिग्नल इज मोर इन एफएम। ये कहता है कि एफएम के अंदर जो भी डिस्टॉर्शन है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। डिस्टॉर्शन का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो भी सिग्नल का कभी भी लॉस हो जाना, वो ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है? एफएम के अंदर देखने को मिलता है। किससे? एएम से। क्यों? क्योंकि जो फ्रिक्वेंसी होती है एफएम सिग्नल की, वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। कभी इसकी फ्रिक्वेंसी हाई रहती है, कभी इसकी मीडियम, कभी इसकी बिल्कुल लो जो है वो फ्रिक्वेंसी रहना शुरू हो जाती है। किसकी? एफएम की। इसलिए एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का हम यूज जो है वो पिक्चर ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये समझ आ गई होगी आपको। इफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर यूज किया जाए तो गोस्ट इमेज प्रोड्यूस स्टिल। अगर याद रखना, अगर एम्पलीट्यूड का वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता तो वहाँ पे किसका इस्तेमाल किया जाता? गोस्ट इमेजेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रख लेना, ये पॉइंट जो है कि सर्किट कम्प्लेक्सिटी में और बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट के लिए और मच लेस इन एम्पलीट्यूड देन एफएम। यह कहता है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि बैंडविड्थ जो होती है वो बहुत कम चाहिए होती है एज कम्पेयर टू किसमें? एफएम के लिए। अब एफएम को साउंड के लिए प्रेफर ज़्यादातर क्यों किया जाता है? क्या रीजंस हैं? वो सबसे पहला क्या रीज़न हमारे पास रहने वाला है कि जो बैंडविड्थ है एफएम साउंड सिग्नल की, वो अबाउट कितनी है? 200 kHz। याद रख लेना, जो एफएम साउंड जो है सिग्नल, इसका कितना होने वाला है? 200 kHz है, जो कि 100 kHz से ज़्यादा क्या करता है? ऑक्यूपाई नहीं होता, यानी उससे ज़्यादा नहीं होता है जो साइड बेंच होते हैं उसके अंदर। दिस इज ओनली 1.4% द टोटल चैनल बैंडविड्थ 700। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल जो चैनल की बैंडविड्थ है उसका कितना परसेंट ये लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1.4%। समझ आइए आपको। ये 2 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये रीजन क्या है तो एग्जाम के अंदर आपको ये हेल्प कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर द स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट। यानी स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ब्रॉडकास्ट के लिए क्या रहने वाली है? 500 टू 15 kHz, 530 टू 605 या 450 टू 6, या ये रहने वाला है, या फिर आपको ये रहने वाला है 550 टू 650। तो इसका आंसर जो है वो रहने वाला है 535 टू 605। याद रख लेना 1605। जो फ्रिक्वेंसी का जो रेंज है स्टैंडर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के अंदर वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अब मैं आपको इसके बारे में कुछ बताता हूँ। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाना। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो कैरियर फ्रिक्वेंसी होती है, तो इसमें फ्रिक्वेंसी रेंज कितना होता है? याद रख लेना, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में फ्रिक्वेंसी रेंज जो होता है वो 535 से 1605 की एचजेड होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कैरियर फ्रिक्वेंसी जो होती हैं ये कितनी किलो हर्ट्ज की होती हैं? 540 से लेकर 1600 के तक होती हैं। अब एम्पलीट्यूड जो मॉड्यूलेशन रेडियो यूज है ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? कहाँ इसका यूज किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ अ साउंड सोर्स टू मॉड्यूलेट द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर। याद रख लेना, एएम रेडियो जो होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड रेडियो यूजेस किसका इस्तेमाल करता है? इलेक्ट्रिकल इमेज ऑफ अ साउंड रिसोर्सेज, कहाँ तक? टू मॉड्यूलेटेड एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव। नेक्स्ट पॉइंट, एट द रिसीवर एंड। याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एट द रिसीवर एंड इन द डिटेक्शन प्रोसेस। जब डिटेक्शन प्रोसेस होता है तो उस वक्त क्या होता है रिसीवर एंड में? दैट इमेज स्ट्रिप्ड बैक ऑफ द कैरियर। तो इमेज होती है वो कहाँ चली जाती है? कैरियर के पास। एंड टर्न बैक इनटू साउंड भैया लाउड स्पीकर, तब दोबारा से टर्न होती है लाउड स्पीकर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं आपको कि डिटेक्शन प्रोसेस में जो इमेज स्ट्रिप्ड बैक हुई है कैरियर और टर्न बैक हुई है साउंड लाउड स्पीकर के द्वारा, वो किस एंड पे हुई है? क्या ट्रांसमीटर एंड के ऊपर, रिसीवर एंड के ऊपर, या बोथ, या नन ऑफ देम? इस तरह का आपका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट कहता है कि जब व्हेन इंफॉर्मेशन इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन, के जब एएम रेडियो स्टेशन से, यानी जब रेडियो स्टेशन से क्या किया जाता है इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल जो इमेज होती है ना साउंड की, वो
इसका यूज़ किया जाता है किसके लिए? एम्पलीट्यूड जो भी होती है कैरियर वेव जो ट्रांसमिट हुई है ब्रॉडकास्ट एंटीना से रेडियो स्टेशन तक वो मॉड्यूलेट होगी, याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है कि दिस इज इन कॉन्ट्रास्ट टू एफएम रेडियो वेयर द सिग्नल इज यूज्ड टू मॉड्यूलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर होने वाला है कि एएम अलग है और एफएम इसके अलग है, इन अपोजिट है एक दूसरे की। एफएम रेडियो क्या करता है? एफएम रेडियो में क्या होता है कि सिग्नल का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किसके लिए? फ्रीक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने के लिए, जो भी कैरियर फ्रीक्वेंसी होती है उसको मॉड्यूलेट करने के लिए एफएम रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ एम्पलीट्यूड कॉम्बिनेशन। तो इसमें का कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है? क्या वोल्टेज अक्रॉस इंडिकेटर, क्या आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ऑडियो मिक्स रहने वाला है, एम्पलीट्यूड रेडियो सिग्नल या इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर रहने वाला है। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कॉम्बिनेशन की बात करें तो ऑडियो मिक्स, तो जहाँ पे लिखा ऑडियो मिक्स तो इसका आंसर यहाँ आने वाला है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए ऑडियो मिक्स के बारे में बताया मैंने आपको, तो ऑडियो मिक्स के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं ये क्या होता है। तो ऑडियो मिक्सिंग इज वन ऑफ द एप्लीकेशन, एक ऐसी एप्लीकेशन होती है वेयर टू डिफरेंट ऑडियो फ्रीक्वेंसी आर मिक्स्ड। याद रख लेना, ऑडियो मिक्सिंग में क्या होता है, जो दो अलग अलग ऑडियो फ्रीक्वेंसीज जो क्या होती हैं मिक्स होती हैं, किसका इस्तेमाल करके? यूजिंग सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। याद रख लेना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑडियो मिक्सिंग जो होती है, दो फ्रिक्वेंसी जो होती हैं अलग अलग उसका मिक्सिंग होता है, लेकिन इसमें किसका यूज किया जाता है? इसमें सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात है इसके बारे में। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर यूजेस फ्रीक्वेंसी, क्या होता है कि सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर जो होता है उस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है, मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करता है। क्यों? जो रिसीव सिग्नल को क्या करता है? कन्वर्ट करता है एक फिक्स्ड इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के अंदर। याद रख लेना इसका क्या काम होता है सर? सुपर हेटेरो रिसीवर का ये फ्रीक्वेंसी मिक्सिंग का इस्तेमाल करके किसको कन्वर्ट करता है? सिग्नल को किस में? रिसीव सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है? इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के अंदर, ताकि और ज़्यादा जो है कन्वीनियंटली प्रोसेस्ड हो ओरिजिनल सेम फ्रीक्वेंसी से, ताकि और अच्छा तरीके से ओरिजिनल जो फ्रीक्वेंसी है उससे और अच्छी तरीके से ये आगे प्रोसेस कर सके। एंड ऑडियो स्टेज डज नॉट नीड अलाइनमेंट इन अ रेडियो रिसीवर, तो इसमें रेडियो रिसीवर की ज़रूरत नहीं होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉइंट थे जो मैंने आपको ये पढ़ाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहा गया है कि अ 500 वाट कैरियर इज मॉड्यूलेटेड टू अ डेप्थ ऑफ 60%, सॉरी 80%। इसमें टोटल पावर, देखो पीछे मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि टोटल पावर जहाँ पे पूछ दिया जाए उसका फार्मूला क्या होता है। वाट ऑलरेडी आपको दिया होता है, इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। कैलकुलेट किया मॉड्यूलेटेड वेव, टोटल पावर का फार्मूला क्या बताया था मैंने? पीसी इंटू क्या बताया था? 1 प्लस क्या बताया था मैंने? मॉड्यूलेटेड मिनी म्यू स्क्वायर अपॉन जो मैंने आपको बताया था वो हमारे पास ये है। ओके, या आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। अब ये वाला क्वेश्चन सेम मैंने आपको पीछे समझाया है, अब उसी बेस के ऊपर ये क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टीवी ट्रांसमिशन में पिक्चर सिग्नल में किस फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? फेज का, एम्पलीट्यूड का। आपको ये सामने ये बहुत आसान ये मैंने ये लेके आया हूँ, तो क्या है? तो इसका आंसर रहने वाला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्यों रहने वाला है? मैंने आपको पहले ही बताया कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ही इस्तेमाल किया जाता है जो पिक्चर का टीवी ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने आपको इसलिए डिटेल के अंदर थोड़ा सा डिस्कस क्यों करता हूँ, ताकि आपको एग्जाम के अंदर हेल्प हो सके। अब एक और स्टेटमेंट यहाँ पे आती है, तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लॉक रेंज जो होता है PLL का वो क्या होता है? क्या ये PLL जो होती है वो डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, क्या जो PLL है ये हाईएस्ट और लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है? कैन रिमेन इन लॉक ऑन टू, कहता है कि PLL जो होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी माइनस लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। क्या ये कैप्चर रेंज जो PLL का जो रेंज है कैप्चर करने का फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर, क्या वो वोल्टेज कंट्रोल करता है? दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या रहने वाला है? PLL का इस्तेमाल किसका, हम इसका क्या इस्तेमाल हम हॉरिजेंटल और वर्टिकल ऑसिलेटर को सिंक्रोनाइज करने का इस्तेमाल करते हैं, जो टीवी रिसीवर से इन जो आने वाली जो पल्सेस होती हैं उसका। अब इसको मैं समझाऊंगा, इससे पहले स्टेटमेंट को करने से पहले आप इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है एक्चुअली।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए PLL की आपकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इसकी क्या होता है। इसको बोलते हैं फेज लॉक लूप या फिर इसको बोलते हैं फेज लॉक्ड लूप बोला जाता है। ये क्या होता है? एक ऐसा कंट्रोल सिस्टम होता है जो जनरेट करता है एक आउटपुट सिग्नल को, यानी एक आउटपुट सिग्नल को जनरेट करता है जिसका फेज जो होता है वो इनपुट सिग्नल के फेज के बराबर होता है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PLL क्या होता है। फेज लॉक लूप वो सिस्टम होता है, ऐसा एक कंट्रोल करने वाला सिस्टम होता है जो एक आउटपुट सिग्नल को क्या करता है, जनरेट करता है, जो किसके रिलेटेड होता है, इनपुट सिग्नल के फेज के रिलेटेड होता है। ओके, अब अलग अलग टाइप के हमें देखने को मिले थे किसमें, फेज जो होता है लॉक लूप अलग अलग टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। जो सबसे सिंपल है वो कौन सा है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। याद रखना, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है हमारे पास फेज लॉक लूप की वो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये क्या होता है, इसमें क्या होते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है और इसमें एक फेज डिटेक्टर होता है। याद रखना, लूप को फीडबैक देने के लिए एक सिंपलेस्ट फॉर्म जो होती है PLL की वो होती है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है और फेज डिटेक्टर होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, ओसिलेटर की। यहाँ पे ओसिलेटर क्या जनरेट करता है, ओसिलेटर एक पीरियोडिक सिग्नल को जनरेट करता है और फेज डिटेक्टर जो होता है क्या कंपेयर करता है, जो वो सिग्नल जो जनरेट हुआ है उसको इनपुट पीरियोडिक सिग्नल के साथ कंपेयर करता है। याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, PLL में से ही दो क्वेश्चन निकल के आगे हैं। ओसिलेटर क्या जनरेट करता है, पूछ सकते हैं, द ओसिलेटर जनरेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल, आपको पूछ सकते हैं। तो इसलिए कौन सा सिग्नल जनरेट करता है, पीरियोडिक सिग्नल जनरेट करता है। और फेज डिटेक्टर उनको क्या करता है, जो सिग्नल जो जनरेट हुआ है ना किससे, ओसिलेटर से, उसको इनपुट पीरियोडिक सिग्नल के साथ कंपेयर करेगा ताकि ऑसिलेटर जो है उस फेसेस को क्या कर सके, मैच कर सके। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि इसका PL का कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, वर्टिकल और हॉरिजेंटल ऑसिलेटर जो भी होती है टीवी रिसीवर की, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं कि लॉक रेंज होता क्या है, यानी लॉक रेंज का दूसरा नाम क्या होता है, ट्रैकिंग रेंज। आपको परेशान नहीं होना, एग्जाम के अंदर अगर आपको पूछ दिया लॉक रेंज क्या होता है या ट्रैकिंग रेंज, तो वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ डिफाइंड एज द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी का रेंज है जिसमें PLL सिस्टम उसको क्या कर सकता है, फॉलो कर सकता है उस चेंज। इन देखो, मैं आपको सीधी भाषा में अगर आपको बताऊं, लॉक रेंज या ट्रैकिंग रेंज वो होता है जो ट्रैक करना। आपने देखा भी होगा किसी चीज़ को ट्रैक करना, या कोई ऐसे भी सिस्टम होते हैं किस में डिफेंस सिस्टम के अंदर जो किसी चीज़ को ट्रैक करते हैं। तो इसी तरह रेडियो या टीवी ट्रांसमिशन के अंदर बात की जाए तो ये एक ऐसा एक ट्रैकिंग सिस्टम होता है जो फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ तक जा रही है वहाँ पे PLL सिस्टम उसको फॉलो करता है। ओके, कैप्चर रेंज, कैप्चर रेंज आपने पढ़ा कहाँ तक उसको कैप्चर कर सकते हैं, यानी जिसमें क्या होता है कि PLL को फेस लॉक की ज़रूरत होती है। याद रख लेना, इसमें कैप्चर रेंज में PLL को किसकी ज़रूरत होती है, सिर्फ और सिर्फ फेस लॉक की ज़रूरत होती है, जो कि हमेशा कैप्चर रेंज जो होता है वो लॉक रेंज से काफ़ी छोटा होता है। याद रख लेना, क्योंकि ट्रैकिंग रेंज हमें ट्रैक करना है काफ़ी अर्से तक, हमें पता है कि कहाँ कहाँ तक ट्रैक किया। कैप्चर हमें कोई पता नहीं कि कहाँ तक हमने चीज़ों को कैप्चर किया, तो कैप्चर हमेशा छोटा होता है किससे, लॉक रेंज से। सो माय डियर फ्रेंड, ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन जो आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। तो कल आपके लिए मैं और क्वेश्चन लेके आऊँगा। जो क्वेश्चन मैं आपको MCQ सीरीज करा रहा हूँ, ये क्यों करा रहा हूँ, मैंने आपको वो टॉपिक दूसरे क्यों नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो वजह मैंने आपको बता दी है। आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, 1 महीना रह चुके हैं। अगर वही मैं आपको डीप में आकर पढ़ाता जाऊँगा तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल आ जाएंगी। MCQ सीरीज से ये हेल्पफुल होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल देखने को मिलेगी। और मैं आपको बताता चलूँ, जो मैं आपको ये बीच बीच में से जो इसके आंसर हैं, उसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो वो अगर आप याद करके चले जाएं तो 100% मैं ये कह सकता हूँ इसी के रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।